सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आयताकार विभव रोधिका की। इस वीडियो में हम बात करेंगे आयताकार विभव रोधिका की, या अपन बोल सकते हैं फाइनाइट रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। इसकी जो शेप होती है फाइनाइट रेक्टेंगुलर बैरियर की, वो कुछ इस तरीके से होती है। मान लें इधर एक्स एक्सिस है, इधर पोटेंशियल है। तो जो पोटेंशियल बैरियर है वो x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद में x इक्वल्स टू a तक ये होता है, और इसके a के बाद में वापस पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो मैथमेटिकल फॉर्मेट में यदि अपन बात करें तो x लेस देन 0, ये जो फर्स्ट रीजन है जिसमें x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद में x इक्वल्स टू 0 से लेके a तक, ये वाला जो रीजन है इसमें पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो v नोट है। एकदम से कुछ पोटेंशियल आ जाता है, इसको बोलेंगे हम रीजन सेकंड। और लास्ट में फिर x ग्रेटर देन a के लिए फिर जो पोटेंशियल है वो शून्य हो जाता है। तो इस तरीके से जो पोटेंशियल बैरियर है या विभव रोधिका है, उसके कारण जो पूरा रीजन है कण की गति का, उसको 3 रीजन्स में हमने डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब 2 केसेज इसमें हम बात करेंगे। एक, जब कण की एनर्जी जो पोटेंशियल की ऊंचाई है ये वाली वी नोट, उससे कम हो ये मान लें यहाँ पे ही है। तो एक तो कण की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल v से कम हो, उस केस में बात करेंगे। और दूसरा, जब कण की एनर्जी पोटेंशियल की जो ऊंचाई है उससे ज़्यादा हो, यहाँ पे हो। तो दोनों केसेस में हम प्रावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक निकालेंगे डिफरेंट केसेस में बात करते हुए। अब हम बात करते हैं, जब कण की ऊर्जा जो विभव रोधिका है उसकी ऊंचाई से कम हो तो क्या होगा। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार जब कण की ऊर्जा विभव रोधिका जो है उससे कम हो तो कण के विभव रोधिका को पार करने की जो प्रायिकता है वो शून्य होती है। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में विभव रोधिका से कण की ऊर्जा कम होने पर भी कण के उस विभव रोधिका को पार करने की कुछ सीमित प्रायिकता होती है। तो ये जो घटना होती है क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, उसको हम टनलिंग इफेक्ट या सुरंगन प्रभाव कहते हैं। और ये किस तरीके से निकल के आता है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ फिगर में हमने पोटेंशियल बैरियर विभव रोधिका को बताया हुआ है, और इसको 3 रीजन्स में बांटा हुआ है। x लेस देन 0 वाला रीजन, x 0 से a तक वाला रीजन, और थर्ड रीजन है वो x ग्रेटर देन a वाला रीजन। तीनों को तरंग फलन दे दिया है psi1, psi2 और psi3। अब हम बात करते हैं रीजन फर्स्ट में श्रोडिंगर समीकरण की। श्रोडिंगर समीकरण की पहले भी हम बात कर चुके हैं, तो सीधे ही वैल्यू रखेंगे उसमें, तो ये श्रोडिंगर समीकरण की इक्वेशन आ जाएगी। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्यूशन की बात कर चुके हैं, तो सीधा ही इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि जो पहला तरंग फलन है उसका ये समीकरण होगा, जहाँ पे k की वैल्यू है वो 2me/h² है। इसी तरीके से फिर बात करते हैं रीजन सेकंड में। रीजन सेकंड में क्योंकि एनर्जी वी नोट से कम है, इसलिए ये जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पे माइनस साइन होने की वजह से इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे। तो इसको सोल्व करते हैं तो सेकेंड रीजन में तरंग फलन इस तरीके से आ जाता है। इसी तरीके से थर्ड रीजन में पोटेंशियल अगेन शून्य हो जाता है, तो वहाँ पे तरंग फलन के सॉल्यूशन क्या आ जाता है।
अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि थर्ड रीजन में, ये वाला जो रीजन है थर्ड रीजन, इसमें जब कण एक बार इस डायरेक्शन में गति करता हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गति करता हुआ आगे बढ़ता है, तो वहाँ पे उसके पोटेंशियल है वो फिक्स रहता है, नियत रहता है, कोई उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो कण के वापस परावर्तित होने की कोई संभावना ही नहीं है। कण के वापस परावर्तित होने की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए ये जो थर्ड रीजन वाला तरंग फलन है, उसमें जो सेकंड टर्म है जो दिखाती है परावर्तित तरंग को थर्ड रीजन में, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट डी है उसको इक्वल टू लिख देते हैं 0 के, क्योंकि थर्ड रीजन में परावर्तित तरंग नहीं हो सकती है। तो थर्ड रीजन वाला जो तरंग फलन होगा उसमें केवल सी वाली टर्म ही बचेगी, पारगमित तरंग वाली। अब हमें जो कांस्टेंट लिखे हैं हमने, ए बी एफ जी और सी, ए बी सी और एफ जी, उनके बीच में रिलेशन निकालना है यूजिंग दी बाउंड्री कंडीशन या परिसीमा प्रतिबंध होते हैं। परिसीमा प्रतिबंध क्या होता है? पहला प्रतिबंध तो होता है कि तरंग फलन सतत होते हैं बाउंड्री के ऊपर। दूसरा, तरंग फलनों की जो प्रवणता होती है, तरंग फलनों का जो अवकलन होता है बाउंड्री पर, वो भी सतत होता है। तो परिसीमा साध्य प्रतिबंध लागू करें। एक तो बाउंड्रीज यहाँ पे दो जगह होगी हमारी, x इक्वल्स टू 0 पर और x इक्वल्स टू 1 के ऊपर। पहले बात करते हैं हम x इक्वल्स टू 0 पर जो बाउंड्रीज होगी वो यदि हम लगाएं तो दो सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। पहला a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, और दूसरा मिलता है a माइनस बी इक्वल्स टू में बीटा बाई आई के एफ माइनस सी। अब हमें ये जो दो समीकरण आए हैं इनको सोल्व करके, एक बार जोड़ के एक बार घटा के a और b की वैल्यू निकालनी है। फिर दोनों को डिवाइड कर दें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का भाग दे दें, तो b बाई ए वाली ये इक्वेशन मिलती है। और हमारा सॉल्यूशन आगे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहे तो हमने क्या किया है, f को कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट दिया है। तो ये g बाई एफ की टर्म्स में इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो ये इक्वेशन हमें रिलेशन देती है किस किस के बीच में, b और a की टर्म्स में। इस इक्वेशन में हमें g बाई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करके रखनी है। तो g बाई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें रखनी है इस इक्वेशन में। सेकंड, बाउंड्री x इक्वल्स टू ए पे भी यही प्रतिबंध हम लगाते हैं और देखते हैं क्या क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो तरंग फलन की जो सततता है उससे तो ये रिलेशन आता है, और उनकी प्रवणता की जो सततता है उससे ये वाला रिलेशन आता है। दो रिलेशंस आ गए, ऊपर वाला और ये वाला। इन दोनों को सोल्व करके हमें क्या निकालना है, g बाई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके। तो दोनों को आपस में डिवाइड करें तो ये रिलेशन आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो g बाई एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। g बाई एफ की वैल्यू हमें पता है कि b बाई ए में रखेंगे तो b बाई ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो g बाई एफ की जो भी वैल्यू आई है, जो अभी हमने पीछे रिलेशन निकाला था b बाई ए का, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो ये रिलेशन आ जाता है। और हमें पता है कि भाई हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स हैं उनको हम साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू आती है। अब हमें c बाई ए की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, c बाई ए कैलकुलेट करने के लिए a की वैल्यू हमारे पास है और c की जो वैल्यू है
इस वाली इक्वेशन से या इस वाली इक्वेशन से, दोनों में से किसी को भी हम काम में ले सकते हैं। तो जो ये दोनों इक्वेशंस हैं उनमें एक का जो सॉल्यूशन हमने लिया था उसका भाग कर दें तो ये इक्वेशन आती है। अब इसमें भी g और f आ रहा है, तो इसमें f को कॉमन लेके काट दें इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन मिलती है। और g बाई एफ की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो c बाई ए आ जाता है। तो कंप्लीट हमने क्या क्या निकाला है, b बाई ए निकाला है। इसके मोड का स्क्वायर यदि हम कर दें तो ये चीज क्या देगा हमें, परावर्तन गुणांक देगा, ये परावर्तन गुणांक देगा। इसी तरीके से c बाई ए के मोड का स्क्वायर कर दें तो ये हमें पारगमन गुणांक देगा, जो कि कुछ ना कुछ परिमित वैल्यू देता है। जीवसम्मत यांत्रिकी के अनुसार c बाई ए की वैल्यू 0 होती है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार c बाई ए की वैल्यू यानी विभवरोधिका की ऊंचाई कण की ऊर्जा से कम होने पर भी कण के विभवरोधिका को पार करने की कुछ ना कुछ परिमित प्रायिकता होती है। ये जो प्रभाव होता है उसको क्वांटम यांत्रिकी में सुरंगन प्रभाव कहते हैं। और परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक कैसे निकालते हैं ये आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से हम r और t की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।